मित्रों, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय जेएमपी महाविद्यालय तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज हम एमए के द्वितीय सेमेस्टर के पेपर चतुर्थ अनिवार्य ए आधुनिक इंग्लैंड, जिसका पीरियड है 1885 से 1956 ईस्वी तक, के अंतर्गत इकाई 4 के टॉपिक ग्रेट ब्रिटेन की गृह नीति 1919 से 1939 ईस्वी तक पर चर्चा करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन की गृह नीति के अंतर्गत अगर इसकी पृष्ठभूमि में हम जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम महायुद्ध में ब्रिटेन का शामिल होना और प्रथम महायुद्ध का ब्रिटेन पर प्रभाव। प्रथम महायुद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। ग्रेट ब्रिटेन को प्रथम महायुद्ध में बहुत हानि हुई। 4 वर्षों में ही ब्रिटेन के 10 लाख से अधिक व्यक्ति मारे गए और लाखों व्यक्ति अंधे, लूले और अपाहिज हो गए। युद्ध का कर्जा ब्रिटेन पर प्रायः 8 अरब पौंड हो गया और लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। उद्योग और व्यापार नष्ट हुए तथा लाखों व्यक्ति बेरोजगार और गृहविहीन हो गए। वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए और ब्रिटेन को खाद्यान्नों की कमी को सहन करना पड़ा। अनेक स्थानों पर उपद्रव और हड़तालें हुई। ब्रिटेन के अनेक उपनिवेशों में राष्ट्रीय भावना को लेकर स्वतंत्रता संग्राम होने लगे तथा आयरलैंड की समस्या और अधिक गंभीर हो गई। इस प्रकार ब्रिटेन को आर्थिक, सामाजिक और शासन की दृष्टि से पर्याप्त क्षति उठानी पड़ी। परंतु ब्रिटेन को इस युद्ध में कुछ लाभ भी हुए। वह अपनी सुरक्षा करने में ही समर्थ नहीं हुआ, बल्कि उसके औपनिवेशिक साम्राज्य में भी विस्तार हुआ और वह अब भी संसार की महान शक्तियों में से एक था। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका ने स्वेच्छा से ब्रिटेन का साथ दिया था। उनसे ब्रिटेन के संबंध घनिष्ठ हुए। देश के अंदर स्त्रियों और मजदूरों की स्थिति की ओर ब्रिटेन को मुख्य ध्यान देना पड़ा था, जिससे उनकी स्थिति में भी सुधार हुआ। अब हम ब्रिटेन की गृह नीति के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले लॉर्ड जॉर्ज का मंत्रिमंडल 1916 से 1922 ईस्वी तक। लॉर्ड जॉर्ज ने युद्ध के बीच में मंत्रिमंडल का निर्माण किया था। युद्ध कैबिनेट और संयुक्त नेतृत्व स्थापित करके उसने युद्ध का संचालन बहुत योग्यता से किया। उसके समय में कैबिनेट की बैठकें शीघ्र होने लगी और कैबिनेट के लिए एक सचिवालय की स्थापना की गई। युद्ध को साहस से चलाने का बहुत कुछ श्रेय उन्हीं को जाता है, परंतु उनके समय में अनेक आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हुई और उन्होंने उन समस्याओं का निराकरण भी किया। आयरलैंड की समस्या। आयरलैंड के प्रति ब्रिटेन के अविश्वास की नीति के कारण 1916 ईस्वी में वहां पर एक विद्रोह हुआ, लेकिन उसे दबा दिया गया। 1920 ईस्वी में आयरलैंड में एक गृह युद्ध भी हुआ। अंत में 1921 ईस्वी में आयरलैंड के जनतंत्र शासन की स्थापना स्वीकार कर ली गई। स्त्री समस्या। स्त्रियों के आंदोलन का सूत्रपात युद्ध के आरंभ होने के पहले ही हो गया था, परंतु युद्ध के अवसर पर यह आंदोलन रोक दिया गया और युद्ध के अवसर पर स्त्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवाएं अर्पित की। इससे स्त्रियों के अधिकारों के प्रति सहानुभूति हुई और 1918 ईस्वी के सुधारों द्वारा उन्हें पहली बार मताधिकार प्रदान किया गया। 1918 ईस्वी का संसदीय सुधार। 1918 ईस्वी के सुधार कानून द्वारा वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। 31 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी पुरुषों और 30 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु की सभी स्त्रियों को मताधिकार दिया गया। केवल एक शर्त थी कि मतदाता अपने चुनाव क्षेत्र में कम से कम 6 माह से निवास कर रहा हो।
स्थानों के वितरण के संबंध में निश्चय किया गया कि ब्रिटेन में प्रत्येक 70,000 और स्कॉटलैंड में प्रत्येक 43,000 व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि चुना जाए। शिक्षा संबंधी सुधार भी किए गए। 1918 ईस्वी में एक नवीन शिक्षा कानून बनाया गया। इसके अनुसार काउंटी तथा बरोज के कार्यक्षेत्र को विस्तृत किया गया। शिक्षकों एवं शिक्षालयों की संख्या में वृद्धि की गई। शिक्षकों को ठीक समय पर वेतन देने की व्यवस्था की गई। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। विद्यार्थियों के खेलकूद और स्वास्थ्य पर बल दिया गया तथा इन नियमों की देखभाल के लिए इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की गई। आर्थिक सुधार भी किए गए। युद्ध से उत्पन्न बेकारी की समस्या का हल करने के लिए बेकारी बीमा, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई। पुरुषों को 15 शिलिंग प्रति सप्ताह और स्त्रियों को 12 शिलिंग प्रति सप्ताह सहायता देने की व्यवस्था की गई। लेकिन यह समस्या का एक स्थायी हल नहीं था। इस कारण सरकार ने नागरिकों को विदेशों में जाकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया। 1920 ईस्वी में बेकारी बीमा नियम के अनुसार प्रायः सभी प्रकार के मजदूरों के लिए बीमा अनिवार्य कर दिया गया। 1919 ईस्वी में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही विभिन्न व्यवसायों, पदों और सार्वजनिक स्थानों में स्थान देने की व्यवस्था की गई। इस समय ब्रिटेन में अनेक वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कर लगाए गए। इसके अतिरिक्त कुछ नवीन कर लगाए गए और आयकर में वृद्धि की गई। 1919 ईस्वी में भारत के लिए एक सुधार कानून तथा 1922 ईस्वी में मिस्र के लिए एक सुधार कानून बनाया गया, जिससे उनको कुछ मात्रा में स्वशासन की ओर ले जाने का प्रयत्न किया गया। इसके बाद लॉर्ड जॉर्ज के मंत्रिमंडल के बाद हम ब्रिटेन की गृह नीति के अंतर्गत अन्य मंत्रिमंडल और उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई और किस तरह से उन्होंने उन समस्याओं का निराकरण किया, इस पर चर्चा करेंगे। और अन्य मंत्रिमंडल का जो पीरियड है वह है 1922 से लेकर के 1939 ईस्वी तक। 1922 ईस्वी में अनुदार दल ने उदारवादी लॉर्ड जॉर्ज का समर्थन करने से इनकार कर दिया और लोकसभा में उनके बहुमत के कारण लॉर्ड जॉर्ज ने त्यागपत्र दे दिया। उसके पश्चात अनुदार दल के नेता बोनरला ने मंत्रिमंडल का निर्माण किया, लेकिन शीघ्र ही नवीन चुनाव हुए। चुनावों में अनुदार दल की पुनः जीत हुई और बोनरला एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, परंतु वो स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और बाल्डविन प्रधानमंत्री बने। वह संरक्षण नीति के समर्थक थे और इस प्रश्न पर दोबारा चुनाव हुए, जिसमें मजदूर दल, जिनकी उत्पत्ति 20वीं सदी में हुई थी, और उदार दल का सम्मिलित बहुमत हो गया और बाद में मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बने। मैकडोनाल्ड के समय में अनेक कर कम किए गए और अनेक कर समाप्त कर दिए गए। मजदूरों के लिए सस्ते निवास गृह बनाने की व्यवस्था की गई और रूस से एक व्यापारिक संधि की गई, परंतु उनके रुख से उदार व कंजर्वेटिव दोनों ही असंतुष्ट हो गए और संसद में उनकी पराजय हो गई, जिससे उन्होंने पद छोड़ दिया और नवीन चुनावों में कंजर्वेटिव दल की जीत हुई और बाल्डविन प्रधानमंत्री बने। बाल्डविन की सरकार ने सीमित संरक्षण की नीति को अपनाया, परंतु उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। 1926 ईस्वी में खान मजदूरों ने हड़ताल की और व्यापार संघ ने उनकी सहानुभूति में हड़ताल की। सरकार ने उसे सख्ती से दबा दिया। तब भी कोयले के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस कारण 1927 ईस्वी में व्यापार संघ और व्यापार संघर्ष कानून बनाए गए, जिनके द्वारा
सार्वजनिक उपयोगिता के उद्योगों में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया गया। 1928 ईस्वी में समान मताधिकार कानून के द्वारा 21 वर्ष और उससे अधिक आयु की स्त्रियों को मताधिकार दे दिया गया और इस प्रकार स्त्री और पुरुषों को राजनीतिक समानता प्रदान की गई। 1929 ईस्वी में चुनाव हुए, बाल्डविन सरकार का पतन हो गया और मैकडोनाल्ड ने उदार दल की सहायता से पुनः सरकार का निर्माण किया। इस समय में कृषि और कोयले के व्यवसाय में कुछ उन्नति हुई। 1930 ईस्वी में एक कोयला खान कानून बनाया गया। मोटर यातायात में कुछ सुधार हुए। स्कूलों से सैनिक शिक्षा समाप्त कर दी गई। युद्ध के समय में छीने गए नागरिक अधिकारों को पुनः प्रदान किया गया। सेना से भागने और अपने कर्तव्य का पालन न करने पर मृत्युदंड की सजा समाप्त कर दी गई और मजदूरों के लिए सस्ते मकान बनाने का उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं को दिया गया। लेकिन यह सरकार आर्थिक समस्याओं का कोई हल नहीं निकाल सकी। 1931 ईस्वी में विश्व आर्थिक संकट उपस्थित हो गया, जिससे ब्रिटेन की स्थिति और खराब हो गई। आर्थिक नीति पर मतभेद होने के कारण मैकडोनाल्ड ने 1931 ईस्वी में पद छोड़ दिया, परंतु उसी वर्ष उसने विभिन्न दलों की सहायता से राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया। नवीन चुनावों में भी इस राष्ट्रीय सरकार को बहुमत प्राप्त हुआ। इस कारण उसने 1937 ईस्वी तक शासन किया। 1931 से 1937 ईस्वी तक राष्ट्रीय सरकार ने विभिन्न कार्य किए। 1931 में इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर के द्वारा औपनिवेशिक राज्यों की स्वतंत्र स्थिति को स्वीकार किया गया। आर्थिक सुधारों के लिए व्यय में कमी की गई और ब्रिटेन ने स्वर्णमान गोल्ड स्टैंडर्ड का त्याग कर दिया। इसी उद्देश्य के लिए सीमित मात्रा में संरक्षण की नीति का पालन किया गया। 1937 ईस्वी में मैकडोनाल्ड के पद से अवकाश प्राप्त कर लेने के कारण बाल्डविन ने राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व किया। 1936 ईस्वी में एडवर्ड अष्टम गद्दी पर बैठा, लेकिन एक अमेरिकन स्त्री से विवाह के प्रश्न पर उसने गद्दी छोड़ दी और उसके पश्चात 1936 ईस्वी में जॉर्ज षष्ठ गद्दी पर बैठा। 1937 ईस्वी से बाल्डविन के स्थान पर चेम्बरलेन ने राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व किया। इस समय में आंतरिक सुधारों द्वारा लोक सेवा के कार्य किए गए, परंतु इस समय में यूरोप की राजनीतिक स्थिति खराब होती जा रही थी और ब्रिटेन का ध्यान मुख्यतः विदेश केंद्रित हो गया था। सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया। चेम्बरलेन की युद्ध नीति सफल न हुई, जिसके कारण 11 मई 1940 ईस्वी में विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बने। निष्कर्ष ब्रिटेन की गृह नीति का। इस प्रकार 1919 से 1939 ईस्वी तक ग्रेट ब्रिटेन में गृह नीति के तहत यह कहा जा सकता है कि लॉर्ड जॉर्ज का स्थान ब्रिटेन के महान प्रधानमंत्रियों में आता है। आपने मजदूरों, बेकारी और शिक्षा संबंधी अनेक समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न किया। आपने आयरलैंड, भारत और मिस्र के राष्ट्रवादी आंदोलनों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया और पर्याप्त मात्रा में सफलता प्राप्त की। आपके बाद बने अन्य मंत्रिमंडलों के सामने भी विभिन्न समस्याएं आई, तो इस समय भी आंतरिक सुधारों द्वारा लोक सेवा के कार्य किए गए। धन्यवाद।